दोस्तों आज की वीडियो में जितने मेरे रोनाल्डो के फैंस और सऊदी अरेबियन लीग के फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मोरोवर बार्सिलोना से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें ये समझ में आया कि जो नाइजीरिया केस बार्सिलोना के ऊपर चल रहा था, जिसमें कई सारे आरोप बहुत सारे क्लब्स, फैंस और लोगों के द्वारा लगाए गए कि बार्सिलोना ने जो है वो इन्फ्लुएंस किया है गेम्स को, रेफरीज को खरीदा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जो है वो उसके ऊपर जजमेंट आ चुका है जज का। तो क्या था उस जजमेंट में आज की वीडियो में वो भी आपको बताने वाला हूँ। मोर ओवर कुछ जो छोटी की खबरें भी हैं जिसमें अपन बर्गवेल की डील जो एफसी बार्सिलोना में होते हुए नजर आ रही है उसके बारे में बात करेंगे, और तो और मूसे कीन के बारे में भी जो है वो बात करेंगे जो एटलेटिको मैड्रिड में नजर आ रहे हैं। तो क्यों ये दोनों डील्स हो रही हैं आज की वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी फुटबॉल अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं। और लाइक जरूर छोड़ करके जाइएगा यार, काफी एफर्ट लगता है डेली 7:30 बजे आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए। एनीवेज दोस्तों, बिगिन करते हैं फुटबॉल की खबरों को। सबसे पहला बात करते हैं अपन चलो मूसे कीन के बारे में। तो देखें कीन का पूरा सिचुएशन मेरे को एक प्लेयर था बाताशुई करके, उससे काफी ज्यादा रिलेटेड नजर आता है। दोनों प्लेयर जो बाताशुई थे और मूसा कीन है, उन दोनों को जब इन लोग यंग थे तो काफी ऐसे एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट बोल करके प्रमोट किया गया था कि ये बहुत यंग है, इनके ऊपर आप नजर बना करके रखेगा। एंड कीन के बारे में बात कर लूँ तो पर्टिकुलरली यूवेंटस में जो है वो ये समझ में आया कि भाई काफी बेहतरीन जो है वो नजर आ सकता है। अब कीन के बारे में आपको बता दूं तो इसका ब्रेक थ्रू सीजन 17-18 वाले सीजन में यूवेंटस के साथ हुआ, जहां पे ही प्लेड सम ऑफ द गेम्स एंड ही शोड कि हाँ इसके अंदर जो है वो क्वालिटी है। बट लेटर ऑन इसको जो है वो लोन में भेज दिया गया था। लोन से जब ये वापस आए तो फिर इसको जो है वो एवर्टन खरीद ली, सीइंग कि हाँ इसके अंदर जो है वो कुछ तो दम है। एवर्टन में वो उतना अच्छा तो नजर नहीं आया, शुरुआती समय पे केवल 2 ही गोल मारा था राउंड 29 गेम्स खेल करके। एंड एवर्टन ने बोला यार इसको अपन लोन में भेजते हैं ताकि इसका डेवलपमेंट हो पाए। इसको जो है वो पेरिस भेज दिया गया। पेरिस में जो है ये काफ़ी बेहतरीन खेल दिया। पेरिस में इसने लगभग 26 गेम में 13 गोल से स्कोर कर दिए। जिसके बाद जब ये वापस एवर्टन आया तो यूवेंटस ने बोला कि हम इसको वापस से खरीद लेंगे, ये सोचते हुए कि ये जैसा परफॉर्मेंस पीएसजी में दिया वैसी परफॉर्मेंस शायद सीरिया में भी दे दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कीन वो परफॉर्मेंस जो है रेप्लिकेट करने में फेल होते हैं वापस है यूवेंटस में ये 2 सीजन बिता और दोनों सीजन में इन्होंने लगभग जो है वो 32 गेम्स और 28 गेम्स खेले, जिसमें कंसेक्यूटिवली इन्होंने जो है वो 5 और 6 ही गोल्स केवल मारे। हैंस यूवेंटस वाज आल्सो लुकिंग फॉर एन ऑप्शन कि यार अब इसको जो है वो ट्रांसफर वगैरह करते हैं, कहीं लोन वगैरह में भेजते हैं, बिकॉज बेचते नहीं है क्योंकि अभी खरीदे हैं सबसे पहली बात, और दूसरा काफी यंग है, केवल 23 साल का है, तो लोन वगैरह में भेजते हैं, क्या पता इसका डेवलपमेंट हो जाए। एंड उस लोन वाली डील के लिए एटलेटिको मैड्रिड नॉक्ड ऑन द डोर्स ऑफ यूवेंटस। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि व्हाई द एफ एटलेटिको मैड्रिड वांट्स मूसा कीन। अब देखें दोस्तों, एटलेटिको मैड्रिड के पास 2 प्रॉपर अटैकर्स हैं जिसका नाम है भाई, एक आपका ग्रीजमान और एक है मोराटा, दोनों ठीक ठाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनके एक और स्ट्राइकर कोरिया का ऐसा चल रहा है कि वो हो सकता है कि जो है वो सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ एक जो उनके पास अटैकर था मेम्फिस डिपाई, उन्होंने जो है वो उतना इंप्रेस नहीं किया अपने एटलेटिको मैड्रिड को। जब भी वो बेंच से समझ में आते थे ऐसा सब्स्टिट्यूट, उतना अच्छा गेम उनका जो है वो नजर नहीं आ रहा था। तो एक ऐसा बंदा जो मेम्फिस डिपाई के बदले हम उसको खिला दे, मूसा कीन एक ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है। ऑल्दो केवल $500,000 का जो है वो प्राइस पे करेगी जो है वो एटलेटिको मैड्रिड इस लोन डील के लिए। और क्या पता इसके आने से जो है वो इसका भी डेवलपमेंट हो जाए और एटलेटिको मैड्रिड को भी हेल्प मिले। जो ग्रीजमैन के ऊपर एक लौता प्रेशर है कि आप ही हर गेम में जो है वो कुछ करके दिखाइए सरदार, उसके जो है वो शोल्डर में प्रेशर कम हो। अब ये डील अगर वो पेरिस टाइप की लोन डील के टाइप रेप्लिकेट होता तो दोनों पार्टीज के लिए काफी बेहतरीन है। लेकिन हाँ, अगर ये डील नॉर्मल सी जाती है, जैसा वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है यूवेंटस और एवर्टन में, तो फिर जो है वो बड़ा सा एल मूव हो जाएगा एटलेटिको मैड्रिड के लिए। बट हाँ, जोआओ फिलिक्स की कमी के वो आप कह सकते हैं पूरा करने के लिए भी जो है ये डील करी जा रही है एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा। तो इन माय आईज इट्स अ गुड डील। अगर काम किया तो ठीक, नहीं काम किया तो ऐसा कोई लॉस है नहीं, और मेरे ख्याल से अच्छा डील है एटलेटिको मैड्रिड के लिए। अगली खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों, तो वो है बार्सिलोना से रिलेटेड बर्गवेल की खबर। अब आप लोगों को मैंने बर्गवेल के बारे में एक पहले ही वीडियो में बता दिया था कि बार्सिलोना काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है बर्गवेल को खरीदने के लिए। अब जिन लोगों को नहीं पता बर्गवेल कौन है, तो वो स्वीडिश लीग में खेलता है, कोई एक क्लब में, बहुत कठिन नाम है भाई उस क्लब का। उस लीग में जो है वो बर्गवेल को जो है वो भाई ऐसा कहा जाता है कि ही इज द नेक्स्ट फ्रैंकी डियोंग या फिर फ्रैंकी डियोंग 2.0। और अगर आपने उसकी हाइलाइट्स वगैरह देखी, विच आई हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार लिटरली इसके अंदर वो फ्रैंकी डियोंग की ग्लिम्सेस है, बट फ्रैंकी डियोंग विद अ मोर अटैकिंग स्टाइल वाला गेम प्ले। तो ऑब्वियसली इफ ही कम्स टू एफसी बार्सिलोना में एक और ऐसा मिडफील्डर आ जाएगा जो काफी बेहतरीन होगा। नाउ पीपल माइट से कि यार आपके पास पेद्री, गावी, फ्रैंकी डियोंग ऑलरेडी है, तो फिर एक और उसी टाइप का मिडफील्डर क्यों? गुंडुगान भी अब आप लोग रखे हो, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि गुंडुगान 1-2 सीजन और रहेगा बस, उससे ज़्यादा रहेगा नहीं, उसका भी एज हो रहा है। तो काइंड ऑफ उस चीज़ को जो है वो भाई बेंच अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बर्गवेल को खरीदा जा रहा है। और जितनी इंजरीज बार्सिलोना में होती है, बर्गवेल की साइनिंग मेरे ख्याल से ठीक ही होगी कि हाँ भाई एक यंग
प्रोस्पेक्ट खिलाड़ी है। अब बगवेल की उम्र भी जो है वो काफ़ी यंग है, 17-18 ही साल का है, ऐसा बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी उम्र नहीं है, 18-19 साल का होगा, एग्जैक्ट उम्र यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों। तो बगवेल की ये जो डील है ना, वो जो क्लब है बगवेल की, वो नहीं चाह रही है कि बार्सिलोना में हो। अब मैं आपको इसका रीज़न बता रहा हूँ। देयर्स अनदर यूरोपियन क्लब हु इज़ विलिंग टू भाई गिव 10 millions फॉर बगवेल, बट बार्सिलोना ऑन द अदर एंड इज ओनली विलिंग टू ऑफर 6 millions फॉर बगवेल। अब यहाँ पे जो है वो क्लब ये कह रही कि यार तू ना वो जो 10 मिलियन दे रही ना, क्लब जर्मन क्लब है, स्टटगार्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके पास जा। लेकिन बगवेल का कहना यह है कि मैं पागल कुत्ता काटा, इफ बार्सिलोना इज कमिंग एंड आस्किंग मी, तो मैं ऑब्वियसली बार्सिलोना जाऊंगा कि स्टटगार्ट जाऊंगा भाई। तो क्लब ये बोल रही है कि आप प्लीज़ 10 मिलियन वाली जगह पे चाहिए, हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, बट बगवेल इज इंसिस्टिंग कि भाई नहीं, मैं तो जो है वो बार्सिलोना ही ज्वाइन करूँ। तो बार्सिलोना जो है वो 6 मिलियन में, ऐसा समझ में आ रहा है कि अगले हफ्ते तक इस डील को डन कर लेगी। दिस डील विल बी नॉट डन इन द विंटर विंडो, अगर ये डील को किया जाएगा फॉर द समर विंडो, तो आपको अगले जो है वो ट्रांसफर विंडो में बगवेल बार्सिलोना आते हुए नजर आ सकता है। इज इट अ गुड साइनिंग और नॉट? मेरे ख्याल से ये 6 मिलियन की साइनिंग्स जो होती है ना ऐसी, ये मतलब इसमें कुछ बुराई नहीं होती है। लाइक एवरीबडी नोज की सीलिंग काफ़ी ऊपर है बगवेल की, ही कैन परफॉर्म रियली वेल, काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म कर सकता है। और अगर नहीं भी परफॉर्म किया तो 6 मिलियन तो भाई ठीक है, मतलब राइट नाउ इट्स नॉट पेनी अमाउंट फॉर FC बार्सिलोना, बट स्टिल यार 6 मिलियन अगर नहीं भी चलता है तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा जो है वो लॉस नहीं होगा। अगर हम कंपेयर करें दूसरे क्लब जैसे एंटनी वगैरह के लिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 100 मिलियन जो है वो पे किया और एंटनी नहीं चला, तो कितना बड़ा लॉस हो गया। 6 मिलियन में नहीं चला तो ठीक है ना, नहीं चला अब क्या ही कर, लेकिन अगर चल गया तो आपने फिर पैदरी टाइप का प्लेयर जो है वो खोज लिया। तो इसीलिए बार्सिलोना ये डील कर रही है और मैं बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ अगर 6 मिलियन में ही ये डील होती है। तो अगर 10-12 मिलियन तक हो रहा है तो फिर तो तुम जाके CDM खरीद लो, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, लेकिन समझ में आ रहा है कि 6 ही मिलियन में होगा और इसीलिए वी आर हैप्पी विद दिस डील। अब आ जाते हैं दोस्तों अगली खबर में, और वो है नाइजीरिया केस से रिलेटेड। तो दोस्तों नाइजीरिया का केस का जजमेंट आ चुका है एंड इस जजमेंट में एक टाइट स्लैप जो है वो दिया गया है स्पेनिश कोर्ट्स के द्वारा ऑन ऑल दोज पर्सन्स एंड ऑल दोज जो है वो स्पोर्ट्स फैंस, फुटबॉल फैंस एंड इवन सम ऑफ द बिगेस्ट क्लब ऑफ द वर्ल्ड हु वर भाई साहब अक्यूज कर रहे थे कि उन्होंने जो है वो रेफरीज को पे किया है, गेम्स को जो है वो इन्फ्लुएंस किया है अपने लिए। इवन सम ऑफ द हाई ऑफिशियल्स ऑफ रियल मैड्रिड पब्लिकली स्टेट कर रहे थे कि बार्सिलोना जो है वो ऐसा करती है, वो करते थे। इवन भाई शेयर्ड एडिटेड वीडियो जहाँ पे उन्होंने नाइजीरिया केस को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। मैनी ऑफ द अदर स्पेनिश क्लब्स ऑल्सो फॉलोड दी सेम एंड बार्सिलोना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो बैकलैश का सामना कर रही थी। बार्सिलोना का स्टैंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर था। दे साइड कि भाई हम जो है वो रेफरीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा नहीं दिए थे, जिसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी चैनल में बना करके डाली है। एंड सरप्राइजिंगली दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जो मैंने वीडियो आप लोगों को लगभग 1 महीने पहले बना करके दी थी, जहाँ पे मैंने पूरा केस समझाया था नाइजीरिया का, और मैंने ये चीज़ बहुत क्लियरली कहा था कि ये जो पूरा केस है वो केस में जो सवाल उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बार्सिलोना ने जो है वो पे किया है रेफरीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो सरासर गलत है। बार्सिलोना ने पे किया था नाइजीरिया को, लेकिन वो जो है वो रिपोर्ट्स के लिए पे किया था कि रेफरीज का जो है वो कैरेक्टर कैसा है। अब वो जो है वो ओवर पे हुआ था, जिसमें आप ये कह सकते हो कि करप्शन वाले चार्जेस हैं। तो वो करप्शन वाले चार्जेस यहाँ पे नाइजीरिया के ऊपर और बार्सिलोना के ऊपर कि आपने नाइजीरिया को करप्शन जो है वो दिया है, ज़्यादा पैसा दिया है एक सर्विस जो है वो अटेन करने के लिए, टैक्स जो है वो बचाने के लिए, उसके ऊपर जो है ये पूरी केस जो है वो बनती है, ना करके रेफरीज को पे करने के लिए ना। एग्जैक्टली आज के जजमेंट में वही जो है वो जजमेंट आया। मैं समरी दे रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को अगर पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है। लेकिन मैं आपको समरी बता दूँ तो कुल में आके कहानी ये थी कि इस जजमेंट में क्लियरली ये लिखा हुआ था कि कोई रेफरी बाइंग नहीं हुई है, कोई मैच फिक्सिंग नहीं हुई है, कोई पेमेंट्स पे नहीं करे गए हैं, किसी भी रेफरी को पूरे बैंक रिकॉर्ड्स FC बार्सिलोना के जो है वो देखने के बाद इस जो है वो कंक्लूजन में पहुंचा गया। मोर ओवर उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि कोई भी स्पोर्ट्स करप्शन नहीं हुआ है। हाँ, इन्वेस्टिगेशंस होगा, लेकिन केवल टैक्स क्राइम्स को लेकर के होगा, जो मैंने आपको पहले बताया है, अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ। तो बार्सिलोना को बरी कर दिया गया सभी चार्जेस से, जो कहा जा रहा था कि बार्सिलोना रेफरीज को पे करती है कि भाई अपने गेम्स को इन्फ्लुएंस करवाने के लिए अपने जो है वो तरफ पे। अब दोस्तों मैं बहुत एक्साइटिंगली देखना चाहता हूँ उन फैंस का जो है वो रिएक्शन
एंड उन फैंस का जो है वो ट्वीट्स, उन फैंस का जो है वो ओपिनियन अपॉन दिस जजमेंट, जब बार्सिलोना को टोटल तरीके से जो है वो बरी कर दिया गया कोर्ट्स के द्वारा। जब कोर्ट्स के द्वारा इल्ज़ाम, मतलब कोर्ट्स के द्वारा क्या, जब लोगों के द्वारा इल्ज़ाम लगाया गया और कोर्ट में केस फाइल किया, तो फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा हल्ला कर रहे थे कि बार्सिलोना पे करती रेफरी को, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन जब आज जजमेंट आ गया और उसमें जो है वो बार्सिलोना को क्लीन शीट मिल गई है, तो प्लीज़ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप किसी के डाउनफॉल में जो है वो ओपिनियन देते हैं तो फिर जो है वो किसी के अच्छे वक्त में भी ओपिनियन दीजिए, ये मेरा कहना है। अब एग्जैक्टली मैं भी सेम कहानी करने वाला हूँ दोस्तों। मैंने जो है वो कई सारी वीडियोस में कहा कि भाई जो रैंकिंग्स है सऊदी अरेबिया की वो काफ़ी ज़्यादा लो है और MLS की रैंकिंग ऊपर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले IHFSS के द्वारा, जो इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स करके जो है वो संगठन है, उनके द्वारा जो है वो एक लीग का रैंकिंग जो है वो बाहर पब्लिश किया गया। अब मैं आपको इस चीज़ को बताने से पहले 2-4 चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। तो जो फीफा इंटरनेशनल टीम की रैंकिंग होती है ना, वो फीफा खुद जो है वो पब्लिश करता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अर्जेंटीना इज़ दी नंबर 1 रैंकिंग टीम इन दी वर्ल्ड, ब्राज़ील इज़ सेकंड, फ्रांस इज़ थर्ड, ऐसा वैसा ये वो। तो ये जो है वो फीफा के द्वारा ही जो है वो रैंकिंग करी जाती है। बट सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली आप कह सकते हैं कि फीफा एज सच रैंकिंग लीग्स के लिए नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है मैं आज तक समझ नहीं पाया। उनको लीग्स की रैंकिंग भी करनी चाहिए। तो लीग्स की ये जो रैंकिंग है, जिसके बेसिस में हम कहते थे हमेशा कि MLS ऊपर है सऊदी अरेबिया से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो रैंकिंग्स है वो अलग अलग जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा करी जाती है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है गिव मी स्पोर्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन है फलाना, कोई फुटबॉल इंडेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से अलग अलग जो है वेबसाइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो लीग के रैंकिंग्स को डिटरमाइन करने का अलग अलग तरीका रहता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टीम्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको पॉइंट्स देती है और उस लीग के फिर हर एक टीम का पॉइंट जो है वो एक्यूमुलेट किया जाता है, हेंस उस लीग की रैंकिंग को जो है वो देखा जाता है। कुछ जो है वो टॉप 4 ही टीम्स को देखते हैं और टॉप 4 बॉटम टीम्स को देखते हैं, कुछ उनके ट्रांसफर हिस्ट्री को देखते हैं। हर एक चीज़, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अलग अलग तरीका है लीग को रैंक करने का। ऑप्टा को वन ऑफ द लीडिंग स्टैटिस्टिक्स का जो है वो आप कह सकते हो कंपनी माना जाता है। तो ऑप्टा की जो रैंकिंग्स रहती हैं उसको वर्ल्ड फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। तो ऑप्टा के रैंकिंग्स में और जितने भी रैंकिंग्स हैं उनमें MLS ऊपर कहा गया है सऊदी के जो है वो लीग से। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द रिलायबलेस्ट आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो IHFSS है, जिसने कई सारे अवार्ड्स लियो मेसी को भी दिए हैं, जिसने कई सारे अवार्ड्स जो है वो अलग अलग प्लेयर्स को भी दिए हैं, जिसने रिसेंटली 2022 वाले सीज़न में लियो मेसी को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था, बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था, बेस्ट गोल स्कोरर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था, बेस्ट प्लेयर, मतलब बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने लियो मेसी को 2022 वर्ल्ड कप वाले सीज़न में दिया था। जिसके बाद कई सारे रोनाल्डो फैंस जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन IFHSS के ऊपर भी सवाल उठा रहे थे कि ये तो मतलब लियो मेसी को पे वगैरह, मतलब लियो मेसी के द्वारा पेड करा हुआ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लगता है, ये कैसे हर एक ट्रॉफी लियो मेसी को दे सकते हैं। मोर ओवर यही सेम मतलब IFHS के ही द्वारा जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला गया कि ये हमारा जो है वो रैंकिंग है 2023 के जो है वो टॉप फुटबॉलर्स का, जिसमें ऑब्वियसली रोनाल्डो का नाम नहीं था, हालैंड, एम्बाप्पे एंड मेसी जो है वो टॉप 3 थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसी पोस्ट के नीचे रोनाल्डो हिमसेल्फ कमेंटेड वो लाफिंग इमोजी और बंदर वाला इमोजी। तो ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी जो है वो लीग की रैंकिंग निकाली है, और लीग के रैंकिंग में जो है वो उन्होंने सऊदी अरेबिया को जो है वो प्लेस किया है इन 33rd जो है वो रैंकिंग, एंड US के जो है वो रैंकिंग मतलब लीग को रैंक किया है 63rd। तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस यहाँ पे इनके हिसाब से है सऊदी अरेबिया और MLS में। नाउ दिस वाज समथिंग विच मैनी पीपल फॉरसीड कि हाँ भाई जो सऊदी अरेबिया की लीग है उसमें काफ़ी सारे अच्छे जो है वो इंक्लूजन्स हुए प्लेयर्स के, एंड हैंस यहाँ पे जो है वो इनका ऑब्वियस था कि इन लोग ऊपर आने ही वाले थे। लेकिन ये जो रैंकिंग है ना, इसमें कई सारे जो है वो सस मूवमेंट्स भी थे। इन्होंने जो है वो सीरिया को टॉप नंबर 1 जो है वो लीग कह दिया और इंग्लिश प्रीमियर लीग को सेकंड कह दिया, जबकि पूरी दुनिया मानती है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग इज़ द बेस्ट लीग इन दी वर्ल्ड। मोर ओवर ये ब्राज़ील के लीग को, जो ब्राज़ीलियन सीरिया होता है, उसको बुंडेसलीगा से ऊपर रख दिए, जो बहुत ही आप कह सकते हैं आउट ऑफ द वे जा करके करने वाली चीज़ हो गई। एंड फ्रांस की लीग इज इन दी 6th पोजीशन।
तो ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है वो रोनाल्डो को ऑफेंड किया था, जो अब सऊदी अरेबिया की लीग को ऊपर बोल रही है यूएसए की लीग से। क्या मैं मानता हूँ इस लीग को? ऑब्वियसली मैं मानता हूँ इस जो है वो रैंकिंग्स को, क्योंकि IFHSS ने कई बार जो है वो सही जो है वो अवार्ड्स वगैरह दिए हैं और एक अच्छा रिलायबल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी सऊदी अरेबियन लीग फॉलोअर्स कि अब जो है वो आपकी लीग इज़ मच अबव देन MLS अकॉर्डिंग टू अ वेरी रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन MLS को ऊपर मान रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। अभी जो है वो MLS के ऊपर सऊदी अरेबिया की लीग है, ये मैं खुद मानता हूँ। लेकिन फिर भी एट द एंड मैं यही कहूँगा कि ये सेम ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर रोनाल्डो ने लाफिंग इमोजीज वगैरह दिया था, तो शायद इसके ओपिनियन से रोनाल्डो अग्री नहीं करते। खैर यही थी वीडियो आज की दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।